हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हो मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे मेरे प्यारे दरोगा बाबू, और बहुत अच्छे से अपनी एसआई की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे वीर, हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज मैं थर्ड क्लास का आगाज करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको वर्णमाला का कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, और मतलब सिलेबस डिस्कशन किया था कि कौन से चैप्टर से क्या पूछा जाता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, किन किन चैप्टरों से क्वेश्चन आते हैं वो सारे चैप्टर मैंने डिस्कस किए थे। उसके बाद क्या किया था, हिंदी की बेसिक चीजें डिस्कस की थी। उसके बाद सेकंड क्लास में मेरे प्यारे बच्चा, मैंने क्या करा था, वर्णमाला में आपको बताया था कि वर्णमाला कितने प्रकार की होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वर्णमाला 2 प्रकार की होती है। मैंने बताया था, फर्स्ट स्वर और सेकंड क्या होगा हमारा, व्यंजन। तो स्वर के बारे में सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चे जानी थी। और फर्स्ट क्लास में भी मैंने पूरा आपको रिकॉल कराया था, पूरी एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बताया था कि क्या है वर्णमाला, और कैसे मतलब जो है कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, अलग अलग मात्राओं में इनको मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग भाग में बांटा गया है। कि स्वर को कहीं मात्रा में बांटा गया है, व्यंजन को कहीं अपने प्रकार से बांटा गया है। तो इन चीजों को बिल्कुल जो है डिफरेंट अलग अलग किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट क्लास में स्वर जाना था, मैंने आपको बताया था कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अगर वर्तमान के आधार पर पूछे, मतलब शिक्षा समिति के अनुसार इस टाइम जो है स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। ठीक है, वो 2 वर्ड जो है अंगहा, अयुग्मह वर्ड जो होते हैं उन पे मतलब डिस्कशन हुआ था। तो इसमें जो है स्वर की संख्या कितनी मानी जाती है, 11 मानी जाती है। तो वर्तमान में जब पूछी जाए तो 11 मानी जाएगी मेरे प्यारे वीर। मैंने आपको बताया था कि कुल स्वरों की संख्या 13, और परंपरागत के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी थी, मैंने आपको बताया था 11। और मात्राओं के आधार पर क्या बताया था आपको कि स्वरों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। फर्स्ट क्लास में ये सारी चीजें मैंने आपको याद कराई थी। तो बताइए मेरे प्यारे दरोगा बाबू, सारी चीजें याद हो गई हैं? और मात्राओं के आधार पर मैंने आपको बताया था कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, गुरु, लघु, या और जो है इसी प्रकार से सारी चीजें आपको बताई थी। तो मात्राएं, फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था कि मात्राएं वर्ण के पीछे कौन सी लगती हैं, वर्ण के आगे कौन सी लगती हैं, वर्ण के ऊपर कौन सी लगती हैं, वर्ण के नीचे कौन सी लगती हैं, ये सारी चीजें जानी थी और अच्छे से देखी थी। उसके बाद हमने देखा था, पढ़ा था कि जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर मात्राएं कितनी प्रकार की होती हैं, या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। सॉरी, मात्राएं नहीं, मात्रा के जिह्वा के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार हमने क्या बताया था, अग्र 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 स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। तीनों चीजें मैंने जानी थी। अग्र स्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन से होते हैं, मध्य मतलब जीभ का बीचों बीच भाग, जैसे ये हो गया जीभ का अगला भाग, ये हो गया जीभ का पिछला भाग, ये हमारा क्या हो गया, जीभ का बीचों बीच मतलब मध्य भाग। तो ये चीजें जानी थी। उसके बाद मैंने ओठों की स्थिति के आधार पर पढ़ा था। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, आवृत्तिमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। इसी प्रकार से सारी चीजें मैंने कवर की थी। तो चलिए मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे विद्यार्थी, देरी ना करते हुए पार्ट जो है वर्णमाला पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? हमने आपको बताया था कि व्यंजन क्या होता है। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से होते हैं, बिल्कुल किसी का सहारा नहीं लेते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, अधूरे होते हैं, जो स्वर का सहायता लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया था व्यंजन कितने होते हैं। जब 13 हमारे क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे, तो हमारे 39 क्या होंगे, व्यंजन होंगे। और व्यंजन को अलग अलग भाग में बांटा गया है। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होंगे, 4 हमारे अंतःस्था व्यंजन होंगे, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होंगे, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होंगे, 2 हमारे द्विगुण व्यंजन होंगे। परंपरागत के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दरोगा बाबू? परंपरागत के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। कहां से कहां तक मानी गई है, का से हा तक मानी गई है। और हमारे 25 जो स्पर्श व्यंजन हमारे हैं वो का से हमारे कहाँ तक होंगे, माँ तक होंगे। तो इस प्रकार से सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, और एक एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे मेरे प्यारे दरोगा बाबू। एक एक वर्ड जानेंगे कि इसका कहाँ से साउंड होता है, कहाँ से इसका उच्चारण होता है, कैसे इसका स्वर में इस्तेमाल किया जाता है, कैसे ये, इसी प्रकार से पूरी चीजों को जानते हुए विस्तार में चलेंगे। तो मेरे प्यारे दरोगा बाबू, जानिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, व्यंजन। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को
क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। पहला क्वेश्चन बन गया, एग्जामिनर पूछ सकता है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं या अंतःस्था व्यंजन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, व्यंजन कहते हैं। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। स्वर के बिना मतलब व्यंजन को उच्चारण करना, साउंड निकालना संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है। अब बात करेंगे बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है। अब हल का सिंबल कैसा होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे हल्का सा तिरछा लगा हुआ होता है, ऐसे लंगड़ा लंगड़ा होता है। ठीक है, जैसे किसी का सहारा लेना, फॉर एग्जाम्पल कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी का सहारा लेता है, या तो लाठी या डंडे को टेक कर चलता है, तो इसी प्रकार से व्यंजन भी किसी का सहारा लेता है तो वो स्वर का सहारा लेता है। तो इसी प्रकार से अब ये देखो हल्का सा ऐसे झुका हुआ है, जब इसको कोई सहारा देगा तो बिल्कुल ऐसे, अभी ऐसे में है ना, अभी ऐसे में है, अब जब कोई सहारा देगा तो ये ऐसा सीधा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जब पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा, है ना। हल लगा होता है जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दरोगा बाबू, आधा व्यंजन कहते हैं। आगे बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे अभी हमने आपको बताया था कि 39 होती है। कितनी होती है, 39 होती है। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, 4 हमारे अंतःस्था व्यंजन होंगे, 4 हमारे क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, 2 हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं, 2 हमारे क्या हो जाएंगे, द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे, 1 हमारा क्या होगा, विशिष्ट व्यंजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से वर्तमान में शिक्षा समिति के अनुसार व्यंजनों की वो पूरी वर्णमाला में कितनी संख्या हो जाएगी, 53 हो जाएगी। अच्छे से जानेंगे। अब इसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट जानेंगे चीज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर लगा रहता है। प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है, आ स्वर लगा रहता है, उसके नीचे हल नहीं लगाते हैं। जिस प्रत्येक व्यंजन में, जिस व्यंजन में आ स्वर लगा होगा उसके नीचे क्या करेंगे, हल नहीं लगाएंगे। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग होता है या किया जाता है, मतलब जो होगा किसी मतलब व्यंजन के साथ कोई भी स्वर का प्रयोग होगा तो उसका उच्चारण उसी में निकलेगा, उसी साउंड में निकलेगा, उसी की ध्वनि वही होगी। जैसे पहले तो बात तो है हर एक स्वर में, जैसे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल का लिखा, अब काम में स्वर लगा है, वो हलंत लगा है और प्लस का आ कर दिया, जब इसको मिलाएंगे तभी तो ये का पूरा होगा। जब ये का पूरा होगा, अब हर एक व्यंजन में क्या होता है, स्वर लगा होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम लिख लेंगे का, यहाँ से समझेंगे कैसे मतलब साउंड अलग होगा भिन्न भिन्न प्रकार से। एक ये का हो जाएगा हमारा मेरे प्यारे बच्चे, एक ये का हो जाएगा, एक ये का हो जाएगा, एक ये का हो जाएगा, ये सब जो हलंत लगे हुए सब हैं, ये का हो जाएगा, एक हमारा ये का हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे इस का में हम क्या करेंगे, आ की मात्रा जोड़ देंगे, आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, का मंडा का हो जाएगा, बिल्कुल। अभी हम क्या करते हैं का, अब क्या कहेंगे का, तो उच्चारण क्या होगा, ध्वनि क्या होगी, साउंड क्या होगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ई की बात लगा देंगे, जब छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, छोटी ई की मेरे प्यारे दरोगा बाबू मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो की हो जाएगा, काहे की लगा दी मैंने, बड़ी की लगा दी। उसके बाद ऊ की लगा देंगे तो कू हो जाएगा, अ की लगा देंगे तो क हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे देखते चलेंगे, इधर ऊ की लगा दी, इधर अ की लगा दी। अब इधर क्या करेंगे, री की लगा देंगे, जब इधर री की लगा देंगे, देखो दिख रहा है, इधर री की लगा देंगे किर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओ औ की हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इनका साउंड मेरे प्यारे बच्चे चेंज होता चला जाएगा। इस प्रकार से सारे साउंड हमारे क्या होते हैं, चेंज होते चले जाते हैं। ए की भी लग जाती है, कुछ कोई दिक्कत नहीं, कहीं से किधरों से लगा लो, एक कै की लगा लो, यहाँ पर इसकी लगा लो मेरे प्यारे बच्चे। इस प्रकार से मात्राओं को सारी क्या करते हैं, लगाते चले जाते हैं, है ना। तो ये हमारी क्या होंगी, भिन्न भिन्न प्रकार से मात्राएं क्या होती हैं, चेंज होती चली जाती हैं, और उनका उच्चारण भी, उनका साउंड भी क्या होता है, अलग प्रकार से निकलता चला जाता है। जैसे देखिए का, की, कु, कु, कृ,
को, के, तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे सारी मात्राएं हमारी क्या होंगी, भिन्न भिन्न जो है ये क्या करा उसके नीचे हल नहीं लगाते हैं। भिन्न भिन्न स्वर के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार होता रहता है। इतनी बात समझ गए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे दरोगा बाबू, इतनी बात तो अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हलन। हल लगे व्यंजन को क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। मैंने आपको भी बताया था, यहाँ हल लगा दिया, व्यंजन में हल लगा होता है जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं, और हल लगे व्यंजन को हलंत कहते हैं। व्यंजन को जो है स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं, और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं, है ना। उसी को हलंत भी कह देते हैं, अच को अजंत कह देते हैं, हल को हलंत कहते हैं। एग्जामिनर पूछ देगा कि हल व्यंजन में जो है क्या लगा होता है, ये सिंबल बना के दे दे या कुछ, तो हल लगे व्यंजन को क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। ऐसे भी कह देगा कि हल लगे व्यंजन को, दो क्वेश्चन बन जाता है कि हल लगे व्यंजन को क्या कहते हैं, तो हलंत कहते हैं। अच लगे व्यंजन को क्या कहते हैं, अजंत कहते हैं। वो सॉरी, अच लगे स्वर को क्या कहते हैं, अजंत कहते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे प्यारे दरोगा बाबू। चलिए आगे बात करते हैं। मैं बिल्कुल एक एक चीज प्रॉपर दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको अब क्या करना है, बीटीएस परिवार के साथ जुड़े रहना है। बिल्कुल एक भी पैसा मेरे प्यारे वीर खर्च करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। जरूरत है तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की जरूरत है। जरूरत है आपको तो सिर्फ अपना हौसला रखने की जरूरत है। पैसा खर्च करने की बिल्कुल मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको जरूरत नहीं है। मैं वो आपको चीजें दूंगा जो आपको परचेज में नहीं मिलेंगी, जो मैं आपको बोर्ड पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। मेरा आपसे वादा है, जैसा मैंने रीजनिंग में आपको सुपर 30 क्लासेस में हीरो बना दिया, दबंग बना दिया, मैं यही यहाँ पर भी वादा करता हूँ कि 30 क्लासेस में आपको यहाँ भी दबंग बना दूंगा। बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, चुटकियों में सोल्व करोगे। जैसा कि आप लोगों ने रीजनिंग में प्यार दिया, वैसा इधर देते रहिए। बस क्या करिए, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे और भी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जो बैच को परचेज नहीं कर पाते हैं, जो कहीं से नहीं ले पाते हैं, वो बीटीएस परिवार से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। वो बीटीएस परिवार से अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जरूरत है तो सिर्फ जरूरत है आपको मेहनत करने की। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थक कर बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, न थक कर बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और दबंग जब तू हिंदी का बन जाएगा तो तुझको नौकरी करने में भी मजा आएगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे दरोगा बाबू। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने अच्छे से ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अजंत स्वर से होने वाले। देखो अभी हमने बात की थी कि व्यंजन जो है उसको अजंत, अब स्वर से होने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं, अजंत कहते हैं। यहाँ पर भी एक बात आ गई है कि स्वर से होने वाले व्यंजन, जो स्वर से होता हुआ जाता है, उसको क्या कहते हैं, अजंत कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अब पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। बात कर लेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। मैंने आपको क्या बताया था, स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं मेरे प्यारे बाबू, 25 हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखिए फटाफट जानेंगे अब 25 स्पर्श व्यंजन हमारे क्या होते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अजंत स्वर से होने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं, अजंत कहते हैं। स्टार्ट करेंगे, मैंने व्यंजन कितने बताए थे, 39 होते हैं। अब 25 हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये सबसे पहले हम देखेंगे पाई चार्ट, ये काहे के लिए बना हुआ है। अब जैसे क्या लिखा है, का वर्ग लिखा है। अब समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चे को, यहाँ का लिखा है, यहाँ भी का लिखा है, का तो 3 जगह लिखा है। टेंशन नहीं लेने को है, पाई चार्ट बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखिए ये क्या लिखा है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब मेरे प्यारे बच्चे इसको देखो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, कचट टप, कचट
तब करके याद करते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है। अब मेरे प्यारे वीर यहाँ इसको देखेंगे, यहाँ से ये हमारे क्या होते हैं, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 2 2 4 1 5। ये हमें, इनको हम क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर भी कहते हैं। तो ये ब्लैक से जो है ये सारे के सारे क्या हैं, ये पंचमा अक्षर हैं, ये अनुनासिक भी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार से देखेंगे, इधर से गिनोगे तब भी 5 होंगे, इधर से गिनोगे तो भी क्या होंगे, 5 होंगे। चाहे लेफ्ट से राइट गिनो तब भी 5 वर्ड होंगे, और ऊपर से नीचे को गिनो तब भी क्या होंगे, 5 होंगे। सब मिलाकर हमारे क्या होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। हमारे ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वर्ग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चा वर्ग होगा, यहाँ से यहाँ तक टा वर्ग होगा, यहाँ से यहाँ तक ता वर्ग होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, पा वर्ग होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरे प्यारे वीर अच्छे से समझ गए होंगे। और उसके बाद इन सारों के नीचे क्या लगा होता है, हलंत लगा हुआ होता है, हल लगा हुआ होता है मेरे प्यारे बच्चे, हल लगा हुआ होता है। क्या होता है, हल लगा हुआ होता है। मेरे दरोगा बाबू, मेरे प्यारे वीर, इतनी बात तो अच्छे से आप लोग जान ही गए होंगे। ये हमारे क्या होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब देखिए का वर्ग, अब इसको क्या करते हैं, देखो इसको भी देख लेंगे। ये हमारा प्रथम होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रथम वर्ण होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दरोगा बाबू, ये हमारा प्रथम वर्ण होता है। ये हमारा क्या होगा, द्वितीय वर्ण होगा। ये हमारा द्वितीय वर्ण हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। ये हमारा तृतीय होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बताओ फटाफट। ये हमारा क्या होगा, चतुर्थ हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, पंचम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा पंचम हो जाएगा। तो इसको पंचम नहीं, पंचम कर लेंगे, पंचम कर लेंगे। ये हमारा क्या होगा, पंचम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे जानेंगे। अब इसको वर्ग, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, इस प्रकार से भी याद कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। प्रथम वर्ण हमारा क्या होता है, का होता है। द्वितीय वर्ण हमारा क्या होता है, खा होता है। तृतीय वर्ण हमारा क्या होगा, गा होगा। चतुर्थ वर्ण क्या होगा हमारा, घा होगा। और पंचम वर्ण हमारा रा होगा। तो इतनी बात समझ गए। तो इनका मतलब उच्चारण स्थान की जब बात करेंगे, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ मतलब हल्क के ऊपर से, देखिए साउंड निकालेंगे, आवाज निकालेंगे, कंठ का का की जब निकालेंगे तो कहाँ से इसका उच्चारण हो रहा है, इसका साउंड ध्वनि कहाँ से निकल रही है, कंठ बिल्कुल हल्क के ऊपर, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पांचों वर्ण गई। का खाली नहीं, का वर्ण का उच्चारण स्थान का मतलब का के पांचों वर्ण जो होंगे वो हमारा साउंड कहाँ से निकलेगा, कंठ से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, कंठ से निकलेगा। तो का ख ग घ ड़, का ख ग घ ड़, तो हमारा क्या हो रहा है, कंठ से इनका साउंड निकला है। तो ये हमारे पांचों वर्ड क्या हो जाएंगे, का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ। कंठ का मतलब गले के ऊपर से। उसके बाद हम चा वर्ग की बात करेंगे। जब चा छा जा झा या, चो छो चो छो जो झ यो, तो मेरे प्यारे बच्चे इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, चा वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाएगा, तालु से हो जाएगा। पांचों वर्ड हमारे क्या होंगे, तालु से निकलेगा। कहाँ से इनका साउंड निकलेगा, तालु से। उसके बाद हम टा वर्ग की बात करेंगे, टा ठा डा ढा जो और ना। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होगा। मूर्धा मतलब ऊपर जाकर यहाँ से, मूर्धा से होगा। देखो जी, जीव का टा, टा मतलब जीव को जो ऊपर जाके एकदम टच होगी, जैसे लगता है करंट लग रहा हो। मूर्धा में एकदम स्पर्श होगी झटके से और नीचे को आ जाएगी। तो क्या होगा, ट ठ ड ढ ण। तो मेरे प्यारे बच्चे टा वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, मूर्धा से। चा वर्ग का हमारा क्या हो जाएगा, तालु से हो जाएगा। अब हम ता वर्ग की जब बात करेंगे, ता था दा धा, तो मेरे प्यारे बच्चे दंत मतलब जीव का मतलब जो ता मतलब हमारा जो जिब्बा है, जिब्बा कहाँ टच हो रहा है, जो ता उच्चारण करें जिब्बा एकदम जो है लगता के खड़ाक से दांत में, दांत में टच हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दंत मूल हो जाएगा, मतलब दांत से होता है। ता था द धा ना। उसके बाद हम बात करेंगे पा वर्ग की जब बात करेंगे, पा पा बा भा, तो इनका क्या हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा। इसका पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे प्यारे वीर, ओष्ठ से हो जाएगा। जैसे देखो पा, अब ये क्या हो रहे हैं, ओठ जो है, ओष्ठ क्या हो रहे हैं, एक में मिल रहे हैं, पा हा बा भा मा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो रहा है, ओष्ठ से मिल रहे हैं ना, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ओष्ठ से मिल रहे हैं। तो का वर्ग का उच्चारण कंठ से होगा।
चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होगा, और जो है टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होगा, ता वर्ग का हमारा दंत से होगा, और पा वर्ग का हमारा क्या होगा मेरे प्यारे वीर ओष्ठ से हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, और इनका प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण का भी आगे याद रखेंगे, आगे एक एक चीज रिकॉल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर एक एक बात, एक एक लेटर आपके समझ में आ गए तो ठोको लाइक फटाफट, और वीडियो को शेयर करो। इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीजें अच्छे से आ गई हैं मेरे प्यारे वीर। जरूरत है, मैंने कहा था, तो सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। मोहित सर के साथ लगन के साथ क्लास में जुड़े रहने की जरूरत है। बस आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। नीचे जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस पर जाना आराम से, आपको ये सारी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और पेन कॉपी लेके आया करो, जितना लिखोगे उतना अच्छा माइंड में सारी चीजें सेट होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जब बात करेंगे, अब हम बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इधर तो पूरी कंप्लीट हो गई बात। अब इधर बात करेंगे अंतः स्तः व्यंजन की। हमने क्या बताया था, हमारे 25 हमारे क्या हो गए मेरे प्यारे वीर, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। अब हमारे क्या होंगे 4 अंतः स्तः व्यंजन होंगे। अब बताइए क्या लिखा है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बीच होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः स्तः व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है मेरे प्यारे दरोगा बाबू। अब क्या है, कौन कौन से होंगे, तो हमारा या होगा, एक हमारा रा होगा, एक हमारा ला होगा, एक हमारा वा होगा, एक हमारा बा होगा। अब जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बीच होता है, स्वरों के बीच होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः स्तः व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब कोई बताएगा बच्चा कि इन्हें कौन से, जिसमें दो बड़ हैं जो जिन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दरोगा ये बात समझिए, ये हमारा या और बा जो हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो या और बा हमारे जो वर्ण होंगे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अर्ध स्वर होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, अर्ध स्वर होंगे। अब बताओ हमारे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, रा को क्या कहते हैं, इनमें हलन सब में लगा है। रा जो वर्ण है इसको क्या कहते हैं, रा को मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दरोगा बाबू क्या कहते हैं, रा को हम जो है लुंठित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। अब ला को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बताइए ला को क्या कहते हैं, बताएगा कोई फटाफट, ला को क्या कहते हैं। रा को तो हम लुंठित वर्ण भी कहते हैं, और ला को हम कहते हैं पार्श्वरिक व्यंजन। पार्श्वरिक वर्ण कहते हैं, व्यंजन नहीं सॉरी। ला को हम क्या कहते हैं, पार्श्वरिक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्वरिक वर्ण कहते हैं। अब या की जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, या की जब हम बात करेंगे तो या का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा मेरे प्यारे वीर, या का उच्चारण स्थान तालव्य से होगा। तालव्य का मतलब तालु से होता है। या का मतलब क्या होगा, तालव्य, तालु से। या देखिए यहाँ से साउंड निकलेगा, तालु से हो जाएगा। उसके हम बात करेंगे रा का उच्चारण स्थान मेरे प्यारे बच्चे कहाँ से होता है, बताएगा कोई फटाफट, बताइए रा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा। रा का हमारा उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत मूल से होता है। दंत मूल इससे होता है मेरे प्यारे बच्चे, या मसूड़े से कहेंगे। क्या कहेंगे, मसूड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे, मसूड़ा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, मसूड़े से भी हो सकता है, दंत मूल का हो से होगा, या मसूड़े से होगा। उसके बाद हम ला की जब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जब ला की बात करेंगे तो यहाँ से भी हमारा क्या, दंत मूल से या मसूड़े से, या मसूड़े से हो गए, या मसूड़ा कह दो, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। अब देखो ला रा, तो दंत मूल मसूड़े मतलब दांत से, और दो ला, इसकी जीभ कहाँ टच हो रही, थोड़ी सी दांत में और थोड़ी सी मसूड़े में। दंत मूल मसूड़े से, और रा दंत मूल मसूड़े से हो जाएगा। और पा का हमारा कहाँ से होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो सॉरी पा नहीं है, इसको कहते हैं बा। वाह ऊपर के दांत और पिछला हिस्सा, क्या कहते हैं, यहाँ से हो जाएगा ऊपर के, क्या होगा, ऊपर के दांत
और मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, प्लस निचले होठ से होगा। कहाँ से होगा, निचले होठ से होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे चार अंतःस्था व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, बा। और या और वा कौन से होते हैं, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। और रा हमारा लुंठित, रा को हम क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। रा को हम क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। और जो है वो ला को क्या कहते हैं, पाशवरिक भी कहा जाता है। ला को मेरे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, पाशवरिक भी कहते हैं। तो इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें मेरे प्यारे वीर एक क्वेश्चन भी बन जाता है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अब देखिए हम क्वेश्चन देते हैं, क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए, निम्न में से अर्धस्वर, क्वेश्चन बन जाएगा अर्धस्वर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अब ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे बच्चे, किसे कहते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल देंगे। अब पहला ऑप्शन नंबर ए दे देंगे, ऑप्शन नंबर ए देंगे, अंतः स्था व्यंजन, अंतः स्था व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर हम बी देंगे, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी में देंगे मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर हम सी में आपको देंगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर हम डी में आपको दे देंगे स्वर। ठीक है। अब बताइए निम्न में से अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे दरोगा बाबू, अब ये इस प्रकार का आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। मैंने आपको ही बताया था कि अंतःस्था व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कान चाहे इधर से पकड़े एग्जामिनर, कान चाहे इधर से पकड़े, बात बराबर होगी। अर्ध स्वर अगर कहे, अर्ध स्वर पूछे तो अंतःस्था हो जाएगा, अंतःस्था पूछे तो हमारा क्या होगा, अर्ध स्वर हो जाएगा। तो अंत अभी तक कुछ इसने क्या पूछा है मेरे दरोगा बाबू, अर्ध स्वर पूछा है, अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो है आ वाला हो जाएगा। अर्ध स्वर हम किसको कहते हैं, अंतःस्था व्यंजन को कहते हैं। चुटकियों में क्वेश्चन लग गया क्योंकि मैंने पहले पढ़ लिया है, पीछे पढ़ लिया है कि हमारा क्या है, पूरी डिफिनेशन पढ़ ली है कि अंतःस्था व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, चार होते हैं। और अर्ध स्वर कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। अब आगे और एक चीज बात करेंगे, आगे और चीज बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इस पे और बात करेंगे भी। देखिए अब ये तो हमारी चीज हो गई है ना, ये हमारी चीज हो गई। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड पेज पे, जिससे हमने अभी लिखा, और देखिए अब ये लिखा, अब ये इसके बाद और देखेंगे। अब इसमें भी एक और मतलब हमारा यही रहेगा, निम्न में से अर्ध स्वर किसे कहते हैं। अब ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, रा, और जो है ला। उसके बाद ऑप्शन नंबर हमारा बी जो हो जाएगा, मा और ला। उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में हम क्या रखेंगे, या और वा। ऑप्शन नंबर हम डी में रखेंगे, वा और या। नहीं नहीं, या नहीं यहाँ रखेंगे, और यहाँ रखेंगे रा। यहाँ क्या रखेंगे, वा और रा रखेंगे। तो बताइए निम्न में से अर्ध स्वर किसे कहते हैं, निम्न में से अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो बताइए रा और ला होगा मेरे प्यारे बच्चे। रा तो हमारा लुंठित वर्ण है, और ला हमारा पार्श्विक वर्ण है। तो बिल्कुल ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा मेरे प्यारे वीर। उसके बाद हम क्या कहेंगे, माँ। माँ तो हमारा स्पर्श व्यंजन में आता है, ला तो ये तो बिल्कुल कट जाएगा, ला हमारा पार्श्विक है। अब उसके बाद मेरे प्यारे वीर हमारा कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला होगा। और वाह और रा तो हो नहीं सकता, रा हमारा लुंठित वर्ण है, तो ये भी कट जाएगा। कितनी देर लगी, बिल्कुल चुटकियों में हो गया है ना, बिल्कुल चुटकियों में हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, हाथ पैर में टूटन, जाड़ा बुखार, कोई प्रॉब्लम है ना। तो बिल्कुल अच्छे से अंतःस्था व्यंजन समझ गए,
बिल्कुल अच्छे से समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई हो बताइए मेरे प्यारे बच्चे। तो ये हमारे क्या हैं, चार हमारे अंतः स्था व्यंजन हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। चलिए आगे अब बात करते हैं, आगे फटाफट अब चीजों को रिकॉल करेंगे। अब हमारे क्या होंगे, ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चे, हमारे ऊष्म संघर्षी जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो मैंने बताया था 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्था व्यंजन, 4 हमारे क्या होंगे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। अब बताइए 4 हमारे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होंगे? आप पहले डिफिनेशन समझिए मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में फटाफट बताइए 4 कौन से होंगे। अब देखिए, जिन ध्वनियों का उच्चारण में हवा मुख से किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्म गर्मी पैदा करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है मेरे दरोगा? उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। मतलब किसी, मतलब रगड़ खाकर निकले, गर्मी पैदा करे, हल्की सी गर्मी पैदा करे, साउंड करे, तो उनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएंगे, पहला हमारा शा होगा, तीनों शा और हा करके याद करेंगे, शा और सा, और हमारा क्या होगा, हा होगा। तो वो हल्की सी गर्मी पैदा करे, गर्माहट, श सा सा, मतलब थोड़ा सा साउंड ध्वनि में लेके ले रहे हैं, और हा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, चारों मेरे प्यारे बच्चे हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। अब इनका वर्ण स्थान मतलब उच्चारण स्थान क्या रहेगा, इनका मेरे प्यारे उच्चारण स्थान क्या रहता है, शा का क्या रहेगा मेरे प्यारे वीर, इसका क्या रहेगा, तालव्य रहेगा। यहाँ इसका साउंड क्या होता है, तालव्य। तालव्य का मतलब उच्चारण क्या होता है, उच्चारण हमारा क्या होगा, उच्चारण हमारा होगा तालु। कहाँ से निकलेगा, तालु से निकलेगा मेरे प्यारे वीर। कहाँ वर्ण क्या, कहाँ से निकलता है साउंड का वर्ण, कहाँ से निकलता है, शा। तालव्य होगा, तालव्य मतलब तालु से होगा। अब इस शा की जब बात करेंगे तो इसका कहाँ से निकलेगा मेरे प्यारे बच्चे, मूर्धा, मूर्धन्य से निकलेगा। क्या हो जाएगा, मूर्धा भी कह लेते हैं या मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धन्य होगा। मूर्धन्य का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये चीजें समझते चलेंगे। मूर्धन्य का मतलब होता है मूर्धा, मूर्धन्य का मतलब मूर्धा होता है। अब सा का हमारा कहाँ से निकलेगा, वात्सल्य से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, वात्सल्य से निकलेगा मेरे प्यारे बच्चे। इसको क्या कहते हैं, वात्सल्य का मतलब होता है दंत मूल। कहाँ से होगा, दंत मूल से होगा, दंत मूल से होगा मेरे प्यारे बच्चे। कहाँ से होगा, दंत मूल से होगा सा का उच्चारण। और हा का हमारा उच्चारण क्या होगा, हा का उच्चारण होगा, हा का कहाँ से होगा, बड़ स्वर यंत्रीय। क्या होगा, स्वर यंत्रीय से, स्वर यंत्र कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, स्वर यंत्र कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या हो जाएगा, स्वर यंत्र से होगा। कहाँ से होगा, स्वर यंत्र का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, स्वर यंत्र का मतलब होता है कंठ के भीतर से। स्वर यंत्र का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, स्वर का मतलब होता है, स्वर का मतलब होता है कंठ के भीतर से, भीतर से। हा का उच्चारण स्थान जो होगा स्वर के कंठ के भीतर से होगा। हा का उच्चारण स्थान मेरे प्यारे बच्चे कंठ के भीतर, हा, बिल्कुल कंठ के अंदर, यहाँ से हा, 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 इस प्रकार से देखेंगे हा। तो कहाँ से होगा, कंठ के भीतर से होगा हा का उच्चारण स्थान मेरे प्यारे बच्चे। ये हमारे क्या होते हैं, चार ऊष्म व्यंजन होते हैं, चार हमारे अंतःस्था व्यंजन होते हैं, या, रा, ला, बा। और चार हमारे क्या होते हैं, ऊष्म को कैसे याद करेंगे, ऊष्म मतलब गर्मी पैदा करना, तीनों शाह और हा। बिल्कुल याद है, तीनों शाह हा ऊष्म व्यंजन, तीनों शाह हा ऊष्म व्यंजन, इस प्रकार से याद कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अब मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट देखिए आगे बात करेंगे। ये व्यंजन आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद ही हो गए होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अब संयुक्त व्यंजन की। अब संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे, ये भी हमारे कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से, छात्र, ज्ञा और शिरा। इनकी परिभाषा देखें क्या लिखा है, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये कितने होते हैं, चार होते हैं। जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दरोगा बाबू, उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये हमारे हिंदी वर्णमाला में चार होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं, छ, त्रा, ज्ञा और शिरा। अब देखेंगे ये मेरे प्यारे बच्चे, इनका कहाँ स्थान है, हाँ, कैसे ये बने, कैसे इनका मतलब उच्चारण हुआ, किस प्रकार से इनका जन्म हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बिल्कुल चार व्यंजन ऐसे हैं जिनका बिल्कुल अलग हुआ, दो व्यंजनों के मेल से इनका जो है जन्म हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम छ और छ की इसकी बात करेंगे।
तो ये मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले ये हमारा जो बना है संयुक्त व्यंजन का और शा से बना है। का और शा से मिलकर बना है। का और शा से मिलके इसका बना है, तो ये का और जब फिर इसका शा मिला तो किसका उत्पन्न हुआ? छा का उत्पन्न हुआ। इसीलिए तो इसका जो है का के बाद छा स्थान माना जाता है। का के बाद क्या आता है? छा आता है। एग्जामिनर पूछ देता है का के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो मेरे प्यारे बच्चे कभी कभी पूछ देता है कि का के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो का के बाद हमारा छा आता है। तो का और शा से इसका उच्चारण स्थान हुआ। उसके बाद हम देखेंगे त्रा का हमारा कैसे हुआ। ता और रा से इसका ता और रा से इसका स्थान हुआ। और ज्ञा का हमारे प्यारे बच्चे कैसे हो जाएगा बताइए कि ज्ञा का कैसे हुआ? अब ज्ञा का कैसे होगा? जा और हमारा या मिलाकर क्या बना? जा और हमारा या मिलाकर क्या बना? ज्ञा बना। जा और हमारा या को जब मिलाया तो किस वर्ण का उत्पन्न हुआ? ज्ञा का उत्पन्न हुआ। ता और जब रा को मिलाया तो त्रा का उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे बताइए कमेंट में शा का कैसे उत्पन्न हुआ मेरे प्यारे बच्चे? शा का बताएगा कोई? शिरा का, सॉरी शा का नहीं, शिरा का, शा का, शिरा में शा से संयम और रा का जब मेल किया तो किसका उत्पन्न हुआ? शिरा का उत्पन्न हुआ। तो किसका उत्पन्न हुआ मेरे प्यारे दरोगा बाबू, मेरे प्यारे विद्यार्थी? शिरा का उत्पन्न हुआ। का और शा का जब मेल किया तो छा वर्ण बना। और ता और रा का जब मेल किया तो त्रा वर्ण बना। जा और या का मेल किया तो या वर्ण बना। और शा और रा का जब मेल किया तो क्या बना? शिरा बना। तो हमारे ये क्या हो जाएंगे? चार हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। चार हमारे क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, इतनी बात समझ गए होंगे, 25 स्पर्श व्यंजन। दो चीजें मैं याद करा रहा हूँ आपको, माइंड में ही याद हो जाए। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंताहिस्ता व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन। 4 अंताहिस्ता व्यंजन कौन से थे मेरे प्यारे बच्चे? यारा लावा। और 4 ऊष्म व्यंजन कौन से? तीनों शा और हा। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, छात्रा ज्ञा और श्रा। छात्रा ज्ञा श्रा 4 हमारे हो जाएंगे। अब आगे क्या पढ़ेंगे? द्विगुण व्यंजन पढ़ेंगे। चलिए आगे अब द्विगुण व्यंजन की हम बात करेंगे। वो द्विगुण व्यंजन के लो या उच्छेपित व्यंजन के लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा? अब उच्छिपत व्यंजन कहेंगे। उच्छिपत व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ, मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन में झटका ले रही है, करंट लग रहा है, झटके के साथ नीचे आए उसे उच्छिपत व्यंजन कहते हैं। टा वर्ग को उच्छिपत वर्ग भी कहते हैं। इन्हें द्विगुण भी कहा जाता है। इन्हें उच्छिपत भी कहा जाता है, इन्हें द्विगुण भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है कि द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? ढा होता है। अगर उसने पूछ दिया द्विगुण व्यंजन और का जो है द्विगुण व्यंजन के अन्य नाम क्या होगा, तो उच्छिपत व्यंजन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे अब बताइए कमेंट में ये व्यंजन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? ये व्यंजन मेरे प्यारे बच्चे, ये एक डा होता है, एक हमारा ये क्या होता है? डा डमरू, ढा ढक्कन होता है, डमरू ढक्कन खाली, यही सब होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये हमारे दो वर्ण हो जाएंगे। इनका वर्ण स्थान कहाँ होगा और उनका उच्चारण क्या होगा? इनका मेरे प्यारे बच्चे उच्चारण स्थान क्या होगा, कोई बताएगा मेरे प्यारे बच्चे? इनका भी क्या होता है? मूर्धन्य से होता है। कहाँ से होता है मेरे प्यारे बच्चे? मूर्धन्य से होता है। मूर्धन्य का मतलब क्या होता है? मूर्धा से होता है मेरे प्यारे बच्चे। कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। समझ गए बात को? उच्छिपत व्यंजन कहे या द्विगुण व्यंजन कहे तो हमारा क्या हो जाएगा? डा और ढा हो जाएगा। डा ढक्कन, डा डलिया, डा डलिया, ढा ढक्कन हो जाएगा। अब नोट करके बात को समझेंगे, क्या कह रहा है? यदि हिंदी के ये नवीन विकसित वर्ण हैं, कौन से हैं? ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन हैं, ये संस्कृत भाषा में नहीं आते हैं। ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन हैं, ये संस्कृत भाषा में बिल्कुल नहीं आते हैं। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। ले लो स्क्रीनशॉट और ठोको ताली और ठोको लाइक और करो सब्सक्राइब और मोहित सर के साथ करते रहो मेहनत। अब की बार एसआई पार, अब की बार एसआई पार। समझ गए बात को? चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे वीर, आगे बात करते हैं। अब देखिए जो है व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे मेरे प्यारे दरोगा बाबू। अब व्यंजनों का वर्गीकरण करना सीखेंगे। अब कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है व्यंजनों का वर्गीकरण, समझ गए बात को? अब देखिए घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है
अब घोषित तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर या घोषित तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। घोषित्व के आधार पर, घोषणा करने के आधार पर व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आघोष व्यंजन और साघोष व्यंजन। आघोष व्यंजन और साघोष व्यंजन, और साघोष व्यंजन को घोष भी कहते हैं। साघोष व्यंजन या घोष व्यंजन, आघोष व्यंजन, आघोष व्यंजन को जो है उच्चारण करते समय उसका क्या होगा? साउंड हल्का होगा। अब बात करेंगे सबसे पहले आघोष व्यंजन की, इसकी बात करेंगे क्योंकि घोषित तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आघोष व्यंजन, नंबर दो साघोष व्यंजन। ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अब आघोष व्यंजन की परिभाषा देखेंगे। जिन व्यंजन जो व्यंजन, यहाँ पर जो कर लेंगे, जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन जागृत नहीं होता, उन्हें आघोष व्यंजन कहते हैं। मतलब जागृत नहीं, तो बहुत ज्यादा खींच के नहीं ना, बिल्कुल आसानी से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आघोष व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, हमने आपको बताया था प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण एवं तीनों शाह आघोष वर्ण होते हैं। अब देखेंगे मेरे बच्चे, प्रत्येक का वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण एवं तीनों शाह, तीनों क्या हो जाएंगे? तीनों शाह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीनों शाह हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें आघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें आघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें आघोष वर्ण कहते हैं। तो मेरे प्यारे वीर, ये हमारे क्या हो जाएंगे? आघोष वर्ण होंगे। एग्जामिनर पूछेगा, जैसे एग्जामिनर पूछ दिया कि आघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो विकल्प में दिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या कर रहा है? पहला दूसरा वर्ण, और क्या होता है? तीनों शाह हमारे क्या होंगे? आघोष वर्ण होंगे। अब इसको हम कोड करके याद कर लेंगे। यहाँ पर देखो कोड बना लेंगे, कोड में याद कर लेंगे, इसको कोड बना लेंगे। क्या हो जाएगा? 12 शाह। 12 शाह जब की बात करेंगे, माइंड में याद रखेंगे, जब आघोष की बात करेगा कि आघोष व्यंजन कौन से होते हैं? आघोष व्यंजन ने जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण से हमारी स्वतंत्रता में कंपन झकरत नहीं होते, उन्हें आघोष व्यंजन कहते हैं। एग्जामिनर पूछेगा आघोष व्यंजन कौन से होते हैं, तो 12 शाह करके याद कर लेना। वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों शाह हमारे क्या होते हैं? आघोष व्यंजन होते हैं। इतनी बात समझ गए? पाई चार्ट में भी आगे हम दिखाएंगे आपको कौन कौन से बड़ आघोष हैं, कौन से हमारे साघोष व्यंजन हैं, कौन से घोष व्यंजन हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जब आगे बात करेंगे, अब देखिए हमारा लिखा है साघोष। साघोष को हम घोष भी कहते हैं, घोष व्यंजन भी कहते हैं। जिन व्यंजनों का, जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें साघोष व्यंजन कहते हैं। मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कंपन होता है, उत्पन्न होता है, थोड़ा खींच के उच्चारण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम साघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहते हैं। नोट, सभी स्वर साघोष घोष होते हैं, ये बात याद रखना। सारे के सारे स्वर हमारे क्या होते हैं? साघोष और घोष व्यंजन होते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर अंतःस्थ व्यंजन सारे के सारे क्या होंगे? साघोष होंगे। कोड बना लेंगे हम। देखो मेरे प्यारे बच्चे, साघोष व्यंजन का अब यहाँ पर कोड बनाएंगे जैसे पहले बनाया था। कोड से याद करेंगे क्योंकि 12 शाह से हमारा आघोष हो जाएगा, 12 शाह से हमारा क्या हो जाएगा? आघोष हो जाएगा। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर अंतःस्थ व्यंजन या लाबा हा। अब ये हमारे क्या हो जाएंगे? अब यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन कर लेंगे, अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा हमारा। तो 345 अंतःस्थ हमारा जब बात करेंगे, 345 अंतःस्थ तो हमारा क्या हो जाएगा? साघोष हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा। इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। 345 अंतःस्थ वर्ण और सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? स्वर वर्ण भी, जो स्वर के जो वर्ण होते हैं सारे के सारे क्या, यहाँ देखो क्या कह रहा है? जिन व्यंजन, जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वतंत्रता में कंपन होता है, उन्हें साघोष घोष व्यंजन कहते हैं। नोट, सभी स्वर साघोष होते हैं, बट ऐसा नहीं है, सारे के सारे स्वर साघोष नहीं होते हैं। हमारा
एक जो आ स्वर ऐसा है जो छुपा हुआ है, वो हमारा आ जो स्वर है वो हमारा आघोष में आता है। वो हमारा किस में आता है? आघोष में आता है। अब पाई चार्ट समझेंगे वर्ग के अनुसार। देखो वर्ग हो जाएगा, फिर आघोष होंगे, फिर साघोष होंगे। हमने 12 बताया था, 12 शाह, 345 क्या कर लो, अंताहिस्ता कर लो। अब देखिए ये हमारे वर्ग का पहला दूसरा हो जाएगा का खा और तीनों शाह, और आ जा हमारा एक जो स्वर आ रहा है, ये आ हमारा स्वर आ रहा है। पाई चार्ट में देखेंगे आ जो हमारा स्वर आ रहा है ये हमारा क्या है, जो है आघोष है। बाकी सारे के सारे हमारे स्वर क्या हो जाएंगे, साघोष हो जाएंगे। हर वर्ग का तीसरा चौथा पंचम क्या होगा, साघोष होगा। आ ई उ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, अंताहिस्ता व्यंजन और प्लस हा जो है हमारा क्या होगा, साघोष होगा। हा हमारा क्या होगा, यारा ला वा, हमारा जबकि जो है पुष्प में आ रहा है तो हमारा हा क्या हो जाएगा, जो है साघोष होगा या घोष वर्ड होगा। इतनी बात समझ गए होगे तो मेरे प्यारे वीर खींचो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और ठोको ताली और ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें और एसआई बन सकें। तुम्हारे एक शेयर करने से किसी का भला होता है तो क्या जाता है, कर भला तो होगा भला, है ना। किसी की एक तुम्हारे एक सेकेंड का काम, एक लाइक देने से, एक शेयर करने से किसी बच्चे का भला होता है। जो बच्चा बैच नहीं परचेज कर पा रहा है तो क्या होगा, उससे और भी आपकी तैयारी में चार चांद लगेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, तो आगे बात करते हैं। अब आप लोग साघोष और आघोष, आघोष साघोष घोष बन समझ ही गए होंगे क्या होते हैं। चलिए आगे बात कर लेंगे बिल्कुल फटाफट। अब प्राण वायु उच्चारण प्रत्यन के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण करेंगे। अब प्राण वायु मतलब जो है प्राण वायु या उच्चारण प्रत्यन के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अब पढ़ेंगे हम अल्पप्राण और महाप्राण। प्राण वायु की बात करेंगे जिसमें मतलब किसी वही बात है कि किसी में कम, किसी में खींच के उच्चारण हो रहा है, किसी में कम हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, अब प्राण वायु या उच्चारण प्रत्यन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण वायु या उच्चारण प्रत्यन के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। सबसे पहले हम अल्पप्राण पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं अल्पप्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में, मतलब जिन वर्णों के व्यंजन में श्वास वायु अल्प मतलब बहुत ही कम मात्रा में निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। ये परिभाषा लिखनी सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने अगर ये नोट्स बना लिए मेरे प्यारे दरोगा बाबू, मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो ये नोट्स आपके पोते भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ा सकते हो, आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आपके आने वाले पोते भी पढ़ सकते हैं। ये इस प्रकार से आप लोग कॉपी पे अच्छे से बेहतरीन अंदाज में नोट्स बनाइए। तो मेरे प्यारे बच्चे, अल्पप्राण होगा जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले, उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का अब यहाँ पर भी बात करेंगे। 12 शाह से हमारा क्या हो गया था, साघोष हो गया था। 345 से क्या हो गया था, 345 से हमारा क्या हुआ था, और अंताहिस्ता व्यंजन हा और सारे स्वर हमारे क्या हो गए थे, साघोष या घोष व्यंजन हो गए थे। अब यहाँ पर बात करेंगे हर वर्ग का पहला और तीसरा और क्या होगा पांचवा, और अंताहिस्ता व्यंजन यारा लाबा। अंताहिस्ता व्यंजन क्या होंगे हमारे, यारा लाबा। यहाँ पर अंताहिस्ता व्यंजन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अंताहिस्ता व्यंजन या रा ला बा, हमारे ये सारे के सारे क्या होंगे, ये भी हमारा कोड बन जाएगा, ये भी हमारा कोड बन जाएगा। अल्पप्राण होते हैं, इसमें हाकार ध्वनियां नहीं होती हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। अब हमारे सारे के सारे स्वर भी क्या होंगे, अल्पप्राण होंगे। इसमें भी ध्वनियां जो है बहुत कम निकलती हैं, बहुत अहंकार नहीं मचती है, कम होती है। यही कह रहा है, श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अल्पप्राण कहते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अंताहिस्ता व्यंजन यारा लाबा अल्पप्राण होते हैं, इसमें हाकार ध्वनियां नहीं होती, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। ये कोड करके 135 अंताहिस्ता कर लेंगे। 135 अंताहिस्ता क्या हो जाएगा, अल्पप्राण होगा। 12 से हमारा क्या होगा, अघोष हो जाएगा। और 300
और उसके बाद 345 अंतःस्था, सब तो हमारा क्या हो जाएगा, स्वर से लेकर हमारा सागोश घोष हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 135 हमारा अंतःस्था यारा लाभा, और सारे के स्वर क्या हो जाएंगे, हमारे अल्पप्राण होंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे महाप्राण देखेंगे, उसके बाद फिर हम पाई चार्ट समझेंगे। तो मेरे प्यारे दरोगा बाबू, फिर से हम पाई चार्ट समझेंगे। अब महाप्राण की जब बात करेगा, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ऊष्म व्यंजन तीनों शाह महाप्राण होते हैं। इनमें अहंकार ध्वनियां विशेष रूप से होती हैं। ऊष्म मतलब गर्मी पैदा करती हैं, टाइम ज्यादा लगता है। तो मेरे प्यारे दरोगा बाबू, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। पाई चार्ट समझेंगे। अब अल्पप्राण का देखो, मैंने 135 कोड बनाया था, बिल्कुल आ गया। अंतःस्था व्यंजन यारा लाभा आ गया था। अब उस महाप्राण में क्या करेंगे, हर वर्ग का दूसरा और हमारा चौथा, और हमारा क्या होगा, ऊष्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा कोड क्या हो जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा। 24 ऊष्म जब होगा, कोड क्या होगा, 24 ऊष्म हो जाएगा। तो इसमें अहंकार ध्वनियां विशेष रूप से नहीं होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, इसको हम क्या कहते हैं, पंचम वर्ण भी कहते हैं, पंचम वर्ण कहते हैं। और हमारा क्या होगा, वर्ग का दूसरा और चौथा हमारा क्या होगा, महाप्राण होगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इतनी बात आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। अब नोट करके कुछ चीजें को देख लेंगे, मेन मेन है, मोस्ट मोस्ट देख लेंगे अब नोट करके। पंचमा अक्षर या नासिकीय या पंचम वर्ण, मतलब ये पंचम वर्ण है, णा ना ना मा अल्पप्राण एवं साघोष घोष होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण एवं साघोष घोष भी होते हैं। अल्पप्राण एवं साघोष घोष भी होते हैं। देखो अब बात हुई पंचमा, नोट करके ये वेरी मोस्ट करके ये बात लिखो, ये वेरी वेरी करके लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंचमा अक्षर को हम क्या कहते हैं, नासिकीय भी कहते हैं। अब पंचमा अक्षर जो स्पर्श व्यंजन के लास्ट वाले होते हैं, वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, पंचम वर्ण जिनको कहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पंचम वर्ण कहते हैं, या उनको हम नासिकीय कहते हैं, नासिकीय या पंचम वर्ण कहते हैं। इसके दो कितने में नाम होते हैं, पंचमा अक्षर एक नाम हो गया, और नासिकीय दो नाम हो गए, पंचम वर्ण तीन नाम हो गए। अब पंचम वर्ण हमारे कौन सा है, यह वाला होगा। अब पंचम वर्ण जो है वो अल्प प्राण में आता है, अल्प प्राण में आता है, और साघोष में आता है। आघोष में नहीं, साघोष में आता है, अल्प प्राण में आता है, महाप्राण में नहीं आता है। ये बात अच्छे से याद कर लेंगे, एग्जामिनर पूछता है पंचम वर्ण कौन से उसमें आता है, अल्प प्राण में या महाप्राण में। तो अल्प प्राण में आता है। पंचम वर्ण आघोष है या साघोष है या घोष वर्ण है, तो वो साघोष वर्ण है। ठीक है, इतनी बात याद करेंगे। अब अनुनासिक चिन्ह, इसे चंद्रबिंदी भी कहते हैं। अनुनासिक चिन्ह मतलब ये होता है, इसे चंद्रबिंदी कहते हैं। जैसे यहाँ पर यहाँ पर देखो, ये बिंदी लगी है, इसे चंद्रबिंदी कहते हैं। इसे चंद्रबिंदी कहते हैं, चांद के ऊपर बिंदी रखना। इसको क्या कहते हैं, चांद के ऊपर बिंदी रखना। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, जैसे हम लिख देते हैं आंख, आंख, फॉर एग्जाम्पल समझे आंख, इसे चंद्रबिंदी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक या चंद्रबिंदी। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, इसका प्रयोग प्राय तद्भव शब्द के साथ किया जाता है। चंद्रबिंदी का प्रयोग हमेशा तद्भव शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक स्वर ध्वनियां होती हैं, ये अनुनासिक मतलब नाक, अनुनासिक स्वर ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है। अनुनासिक स्वर होते हैं मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है, ये चीजें याद कर लेंगे। इसका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है, स्वर के बाद किया जाता है। अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक एवं नाक से बहुत कम हवा, सांस मतलब निकलती है। अनुनासिक स्वर में क्या होता है, अनुनासिक को जो है के उच्चारण में मुंह से अधिक एवं नाक से बहुत कम हवा, सांस निकलती है। जैसे आंख, आंख, नाक से बहुत कम और मुंह से क्या होगी, ज्यादा हवा निकलेगी। जैसे ऊंट, चंद्रबिंदी लगाए, चांद आदि, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मुन्ने, मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दरोगा बाबू, इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब अयोग्य वर्ण की जब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इनमें बहुत बड़ा लुचा होता है। अंग और अहा की जब बात करेंगे, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं।
ये बताते हैं। स्वर में भी रखा जाता है, कभी नहीं रखा है तो मेरे प्यारे बच्चे इन पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। आ योग बाह बड़ कौन से होते हैं? अंग और आह होते हैं। अंग को हम क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। आह को हम विसर्ग भी कहते हैं। इस बड़ को मेरे प्यारे बच्चे, इस बड़ को हम क्या कहते हैं? यहीं देख लेंगे, ये लिखा है या लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा बड़ा लिखेंगे। इसको हम देखो अनुस्वर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर कहते हैं। और इसको हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम मेरे प्यारे वीर विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अंग को, आह को अनुस्वर और विसर्ग कहा जाता है। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी किसको कहते हैं? अंग और आह को कहते हैं। आयोगवाह होता है स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को किसको कहते हैं? आयोगवाह को कहते हैं, या मतलब जो है अंग आह होता है। तो देख लीजिए, थोड़ी डिफिनेशन देखिए। परंपरा के अनुसार अंग और आह को स्वर के साथ रखा जाता है। परंपरा के अनुसार जो है अंग आह को स्वर के साथ ही रखा जाएगा, इसीलिए तो कुल संख्या 13 होती है, रखा जाता है। इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति अस्वर के साथ होती है। इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति अस्वर के साथ होती है, इसलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है, किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करते हैं। अतः इसमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह वर्ण हमारे कौन से होते हैं? अंग और आह होते हैं। कड़ी कहा जाता है। अंग को अनुस्वर और आह को विसर्ग कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी बात पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह बड़ कितने होते हैं? अयोगवाह बड़ हमारे 2 होते हैं। कौन कौन? देखो, एक ही बात पे घुमा रहा है एग्जामिनर क्वेश्चन, 2-3 बातें पूछ रहा है और सेम आंसर होगा। अयोगवाह बण कौन से होते हैं हमने पूछा। जैसे फिर से देख लीजिए, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह बण कितने होते हैं? अयोगवाह बण 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंग और आह होते हैं। अंग और आह होते हैं। अंग को अनुस्वर, आह को विसर्ग कहा जाता है। अंग अब पूछ देगा, अयोगवाह बण में विसर्ग कौन से बण को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, आह को कहा जाता है। अनुस्वर किसे कहा जाता है? तो अंग को कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे तो इतनी बात समझ गए होंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। मैंने क्या रिवीजन किया, सारा रिकॉल किया मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? व्यंजन। व्यंजन किसका सहारा लेते हैं? स्वर का लेते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? हमारे 39 व्यंजन होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े। देखे पाई चार्ट से कौन कौन से व्यंजन हैं, किस प्रकार से हैं, क्या क्या हैं, कितने व्यंजन हैं, उनका क्या बोला, उनके बड़ पढ़े, कंठ पढ़े, मतलब कि उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, उनका उच्चारण स्थान रखा का है, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अंतःस्था व्यंजन हमारे क्या होते हैं? 4 होते हैं, या रा ला वा शा, या वो या रा ला वा होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ऊष्म व्यंजन पढ़ा। ऊष्म व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं, तीनों शा और हा होता है, उनका पूरा उच्चारण स्थान और बड़ बताया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? संयुक्त व्यंजन पढ़ा। जो 2 बड़ों के मेल से बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? द्विगुण व्यंजन, उच्छिपद व्यंजन पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? साघोष, आघोष और साघोष पढ़ा। उसके बाद अल्पप्राण, महाप्राण, साघोष, आघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। उसके बाद अयोगवाह बड़। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी, अच्छे से रट गई होंगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट में मेरे प्यारे बच्चे मुझको जरूर बताएं। मैं आपको सारी चीज़ें रिकॉल करूंगा। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।